अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्रेल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुना रही हूँ, जिसका उन्वान है सच्ची तौबा। तो आइए सुनते हैं। मुलजिम हसन का बेटा मेरे देरीना दोस्त और अपने उस्ताद मोहतरम नवेद चुगताई के साथ मेरे पास आया था। तो मैंने इन्हें ये जानने के बाद कि इरफान मुझे जिस शख्स का केस मेरे हवाले करना चाहता है वो निज़ामी है, और मुझे पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ अर्सा पहले मेरे एक केस में निज़ामी के नाम से झूठी गवाही दी थी। तो मैंने फ़ौरन चुगताई साहब को सूरत हाल से आगाह करने के बाद न सिर्फ ये कि ये केस लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि हसन कमाल निज़ामी के लिए एक सीनियर और तजर्बेकार वकील का भी बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन एक माह के अंदर ही ये केस सदाए बाज़गश्त के मानिंद मेरे पास वापस आ गया था। आइंदा पेशी में 10 रोज़ बाकी थे, लिहाजा मैं बड़ी आसानी से केस की तैयारी कर सकता था। 2 दिन के बाद मैंने निज़ामी से जाकर जेल में मुलाकात की, और ये मुलाकात बड़ी अजीबोगरीब और जज्बाती नौइयत की थी, जिसमें वो बार बार जज्बाती हो जाता और मैं बार बार अजीबोगरीब महसूस करने लगता। मेरे कई दफ़ा के समझाने के बाद ये बात उसकी खोपड़ी में बैठी कि माफ़ी तलाफ़ी नदामत के इजहार में आंसू बहाना अपनी जगह, लेकिन ये जेल है, इस नौइयत का इजहार जज्बात यहाँ मुनासिब नहीं। बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात को कैच कर पाया, और जैसे ही वो नॉर्मल हुआ इसने मुझसे सवाल कर डाला, बेग साहब, क्या आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है? हाँ, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ किया, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अब मेरा खुदा भी तुम्हें माफ़ करे। शुक्रिया बेग साहब। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा कि अब तुम मुझे अपने मौजूदा हालात के बारे में बताओ। तुम्हारी अमीनुद्दीन के साथ क्या चपकलिश चल रही थी जो उसने तुम्हें इस केस में घसीट लिया? तुम्हारी नज़र में लुबना की मौत कोई इत्तफाकी हादसा है या ये बाकायदा कत्ल की एक वारदात है? अगर लुबना को कत्ल किया गया है तो तुम्हारी निगाह में इसका कातिल कौन हो सकता है? इसके अलावा भी तुम्हें जो कुछ मालूम है वो तफसीलन मुझे बताओ। उसने आइंदा 15 मिनट में मेरे तमाम सवालात के तसल्लीबख्श जवाबात फराहम कर दिए, जिनसे मेरी मालूमात में गिरा कदर इजाफा हुआ। लेकिन इन तमाम अहम नुकात का मैं अभी आपसे जिक्र नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के दौरान में गाहे बगाहे ये राज खुद ब खुद आप पर मुनकशिफ होते चले जाएंगे। मैंने वकालतनामे, दरख्वास्त ज़मानत और दीगर ज़रूरी कागजात पर हसन कमाल निज़ामी से दस्तखत करवाए, उसे तसल्ली के साथ ही अहम हिदायत दी, फिर वहाँ से चला आया। आइंदा पेशी पर मुझे सफाई के वकील की हैसियत से निज़ामी की वकालत करना थी। वो अब मेरा मुवक्किल था और मैं इसका वकील। मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह में इस केस के सिलसिले में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि मुलजिम को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। मतलब ये कि केस उलझी हुई हालत में था और अभी इब्तिदाई मराहिल में था। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। मुझे इस केस की तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त मिल गया था, और मैं हसन निज़ामी के बैकग्राउंड से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था, लिहाजा मेरे लिए परेशानी या उलझन वाली कोई बात नहीं थी। आइंदा पेशी पर मैं हसन के वकील की हैसियत से अदालत में मौजूद था। जज ने इस तब्दीली पर लम्हाती हैरत का इजहार किया, फिर मामला सेटल हो गया। मैंने अपना वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। इस केस को अदालत में लगे 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था और इब्तिदाई पेशियों पर कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई थी। ताहम मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने कोई ख़ास तवज्जो न दी, और दोनों वकीलों की जिरह व बहस से मज़कूरा ज़मानत को रद्द करते हुए जज ने हमें अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत आसानी से नहीं होती, बल्कि ये काम नामुमकिन हद तक मुश्किल होता है। गुज़िश्ता पेशियों पर मुलजिम का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका था, जिसमें उसने फ़र्द जुर्म की मुखालफत करते हुए सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात की बारी थी, लेकिन इससे पहले कि ये सिलसिले का आगाज़ होता, मैंने जज से मुखातिब होते हुए एक छोटी सी दरख्वास्त कर दी। जनाब आली, मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से एक छोटी सी इस्तदा है। जज ने बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखा और कहा, जी फरमाएं वकील साहब। मैंने अर्ज़ किया, योर ऑनर, इस्तग़ासा के गवाहों के बयान से पहले मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ, अगर मोअज़्ज़ज़ अदालत को कोई एतराज़ ना हो तो। कोई एतराज़ नहीं, जज ने फ़राग़ दिली से कहा, और फिर इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब इशारा कर दिया। इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर का नाम फरीद चीमा था।
ताहम वो अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ चीमा ही मशहूर था। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। वो एक खुशशक्ल, स्मार्ट और सेहतमंद पुलिस ऑफिसर था। आप जानते हैं कि किसी भी केस में इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत इस तगासा के गवाह की सी होती है और हर पेशी पर इसे लाजमन अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। जज के हुक्म पर आईओ फरीद चीमा विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ तो मैं उसके करीब चला गया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, क्या मैं आपको सिर्फ चीमा साहब कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? मुझे बड़ी खुशी होगी, वो सादा से लहजे में बोला। मैं अपने महकमे में चीमा और चीमा साहब ही पुकारा जाता हूँ। चीमा साहब, मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला आपको किसने, कब और क्यों दी थी? हमारे रोज़नामचे के मुताबिक इस वाक़ये की इत्तला 4 फरवरी की रात 10:15 बजे दी गई थी। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। ये इत्तला बज़रिया फ़ोन मकतूला के भाई ने दी थी। मकतूला के भाई से आपकी मुराद अमीनुद्दीन है ना? जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अमीनुद्दीन ने ये फ़ोन कहाँ से किया था? मकतूला के घर से। इसका मतलब है कि अमीनुद्दीन इस वक्त मुलजिम के घर पर मौजूद था जब यह संगीन वाक़या पेश आया। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, यही बात है ना? यकीनन यही बात है। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या आपने अमीनुद्दीन से ये सवाल किया कि वो ऐन वारदात के वक्त जाए वक़ुआ पर क्या कर रहा था? मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मकतूला इसकी अकलौती सगी बहन थी। तफ्तीशी अफसर अजीब से लहजे में बोला, जाहिर है वो अपनी बहन से मिलने के लिए ही वहाँ पहुँचा होगा। आपने मुलजिम की बीवी के लिए 2-3 मरतबा मकतूला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्या आप ये साबित कर चुके हैं कि लुबना की मौत कोई इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि इसे बाकायदा कत्ल किया गया है और यह कत्ल मेरे मुवक्किल ने किया है? इस तगासा के पास ऐसे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बिना पर बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि मकतूला लुबना की मौत में सरासर मुलजिम हसन निज़ामी का हाथ है। वो शवाहिद और सबूत क्या क्या हैं? सॉरी, मैं आपको सरेदस्त उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो माजरत खाना अंदाज में कंधे उचकाते हुए बोला। अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर इनका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, मैं इन मुनासिब मौके का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। फिर पूछा, आप वक़ुआ की रात जाए हादसा पर कितने बजे पहुँचे थे? लगभग 10:30 बजे, उसने जवाब दिया। व्हाट एन एफिशिएंसी! मैंने तंज़िया अंदाज में आईओ की कारकर्दगी की तारीफ़ की। 10:15 बजे एक वाक़ये की इत्तला दी जाती है और ठीक 15 मिनट के बाद आप जाए वक़ुआ पहुँच जाते हैं। ये कोई हैरतनाक बात नहीं चीमा साहब? ज़रा भी हैरतनाक नहीं वकील साहब, वो खासे संभले हुए अंदाज में हमने हमेशा ही ऐसी परफॉर्मेंस दी है। आपकी हैरत का एक ख़ास सबब है मेरी नज़र में। प्लीज़ ज़रा वजाहत कर दें। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आपने और आपकी बिरादरी ने और अवाम की अक्सरियत ने हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को अंडर एस्टिमेट किया है, शक और बदगुमानी की नज़र से देखा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैंने इस्तेजाबिया निगाह से उसे देखा और इस्तफसार किया, क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं चीमा साहब? जी हाँ, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो मजबूत लहजे में बोला, ठीक है, जब आप इतने यकीन से कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, आपने जाए वक़ुआ पर पहुँचकर क्या देखा था? इस सवाल का मकसद मुलजिम के अकलौते साहबजादे इरफान के बयान की तस्दीक करना था। इरफान ने मुझे बताया था कि उसने अपनी आंखों से लुबना को गैलरी में से नीचे गिरते देखा था और वो इस वाक़ये को एक इत्तफाकी हादसा ही समझा था, क्योंकि अमीनुद्दीन के मुताबिक अगर मुलजिम ने अपनी बीवी को धक्का देकर गैलरी से नीचे गिराया होता तो इरफान को गैलरी के किसी भी हिस्से में अपने बाप की झलक ज़रूर नज़र आती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इरफान को 101% यकीन था कि अमीनुद्दीन ने पुलिस की ठीक ठाक मुट्ठी गर्म की थी ताकि उसकी मां की इत्तेफाकिया मौत को कत्ल का रंग देकर उसके बाप यानी मेरे मुवक्किल हसन निज़ामी को लंबे अरसे के लिए जेल भिजवाया जा सके। शायद मैं पहले जिक्र करना भूल गया हूँ, इरफान ने मुझे ये भी बताया था कि उसने मौके पर पहुँचते ही अपनी ज़ख्मी और बेहोश माँ को फ़ौरन टैक्सी में डाला और सीधा अस्पताल पहुँच गया।
लेकिन लुबना की सांसें पूरी हो चुकी थीं। उसकी ये हंगामी कोशिश नाकाम रही। लुबना अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। इंक्वायरी ऑफिसर फरीद चीमा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जब हम जाए वारदात पर पहुंचे तो वकुआ मकतूला के वजूद से खाली था। मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले एक नौजवान मकतूला लुबना को अस्पताल ले गया है। बाद में आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि वो नौजवान कौन था? जी हाँ, आईओ ने इस बात में गर्दन हिलाई। इरफान नामी वो नौजवान मकतूला का अकलौता बेटा था, जिसने बर वक्त बहादुरी और अक्लमंदी का सबूत दिया, लेकिन मकतूला की बदकिस्मती कि उसकी जिंदगी ही इतनी थी। इरफान वाकई एक बहादुर और समझदार नौजवान है, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। इसकी बहादुरी, जुर्रत और ताकत का अंदाज़ा इसके बयान से भी लगाया जा सकता है। मैंने ड्रामाई अंदाज में लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर पूछा, चीमा साहब, जब आप जाए वकुआ पर पहुंचे तो मुलजिम का बेटा अपनी जख्मी बेहोश मां को उठाकर अस्पताल की तरफ रवाना हो चुका था। मैंने जरा के सिलसिले को समेटते हुए कहा, आपने बड़ी तवज्जो से जाए वारदात का जायजा लिया और मुशीरनामा वगैरह तैयार करने के बाद मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात कलमबंद किए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा ही पेश आया था। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार किया? इसके घर वाक़े गुलशन इकबाल से। कितने बजे? 12:30 बजे रात को, यानी 5 फरवरी को। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि रात 12 बजे के बाद तारीख तब्दील हो जाती है। तो आप इतनी देर तक मकतूला के घर में ही बैठे रहे थे? मैंने कदरे तीखे अंदाज में पूछा। क्या आपको कहीं से खबर मिली थी कि वो लौट पलट कर घर ही आएगा? ऐसी बात नहीं है जनाब। फिर कैसी बात है? मैंने तेज़ आवाज़ से पूछा। वो तंजिया लहजे में बोला, जनाब, अगर आप वक्त का हिसाब करें तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। हम 10:30 बजे जाए वकुआ पर पहुंचे और ठीक 12:30 बजे मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। इन 2 घंटों के दौरान में हमने जितने काम किए, कोई माई का लाल करके तो दिखा दे। मैंने शायद उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। वो एक तरह से बिलबिला उठा था। मैंने जानते हुए इस्तफसार किया, मसलन कौन कौन से काम कर डाले आपने चीमा साहब? जाए वकुआ की ज़रूरी कार्रवाई 1 घंटे से कम वक्त का हामिल नहीं होता जनाब, वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला। इस पर गवाहों के बयानात, अस्पताल जाकर मकतूला की खैर खबर लेना और मुलजिम की गिरफ्तारी, क्या आप इन्हें मामूली काम समझते हैं? नहीं जनाब, ये तो वाकई बड़े अजीम कारनामे हैं, मैंने आंखें फैलाते हुए कहा। मैंने मान लिया कि आप एक मुस्तैद और चाको चौबंद पुलिस ऑफिसर हैं। वो खुशी से फूल गया। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। जज ने सर को हल्की सी अस्पाती जुम्बिश दी और दीवारगीर क्लॉक पर एक भरपूर नज़र डालने के बाद वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, आप इस्तगासा का गवाह पेश कर रहे हैं? वकील इस्तगासा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जनाब आली, अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इतनी कलील मुद्दत में गवाह को किस तरह पेश किया जा सकता है और किस तरह बतरीक़े एहसन भुगताया जा सकता है? दरअसल इस रोज़ हमारे केस को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला था और इस वक्त में से भी ज़्यादातर वक्त मैं खा गया था। लिहाजा वकील इस्तगासा की इस बात से मैं मुकम्मल मुत्तफिक था कि 10 मिनट के लिए किसी गवाह को कठहरे में बुलाना, और वो भी वकील इस्तगासा का इब्तिदाई गवाह, कतई मुनासिब नहीं था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताता चलूँ, जो कि इंतहाई सादा सी थी। यानी इस रिपोर्ट की रूह से मुलजिम की बीवी लुबना की मौत 4 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और मौत का सबब वही था, बुलंदी से पुख्ता सड़क पर गिरना। और इस गिरने में लुबना की खोपड़ी तो बुरी तरह चटकी ही थी। अलावा इसी इसके दोनों बाजुओं और एक टांग की हड्डियां भी कई मकामात से टूट गई थीं। मज़कूरा रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया था कि लुबना की मौत आनन फानन में वाक़ हुई थी, यानी इधर वो गैली से परवाज़ करके पुख्ता सड़क से टकराई और उधर इन्ना लिल्लाह। इरफान को पूरा यकीन था कि इसकी माँ एक इत्तेफाकिया हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई थी। इस्तगासा का दावा था कि मेरे मौक्किल ने धक्का देकर अपनी बीवी को मौत के हवाले किया था। हकीकत क्या थी, वो इस केस की अदालती कार्रवाई के नतीजे में खुलकर सामने आने वाली थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरा मौक्किल कातिल नहीं। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में इस्तगासा का गवाह हनीफ अहमद खड़ा था।
हनीफ की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेबतन कर रखी थी और सर पर एक टोपी नजर आ रही थी। हनीफ की मेन स्ट्रीट पर कोल्ड ड्रिंक्स और नारियल वगैरह की दुकान थी, जहां पर पानी वाले हरे नारियल भी दस्तयाब थे और खोपरे वाले ब्राउन भी। ये एक बड़ी और चलती हुई दुकान थी जिस पर मौसम सरमा या मौसम गर्मा असरअंदाज नहीं होता था। हनीफ ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके करीब चला गया। उसने गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हनीफ साहब, क्या ये सच है कि आपकी दुकान इसी स्ट्रीट पर वाक़ है जहां गिरकर मकतूला लुबना की मौत वाक़ हुई थी? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने अस्बात में गर्दन हिलाई। मेरी दुकान सड़क की दूसरी जानिब है और मुलजिम की बीवी मुखालिफ तरफ गिरी थी। मेरी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी जानिब। जब मकतूला आकर रोड पर गिरी तो आप अपनी दुकान पर मौजूद थे? जी हाँ, मौजूद था। फिर क्या हुआ था? इसी लम्हे मकतूला का बेटा वहाँ नमूदार हुआ, गवाह ने जवाब दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक जानिब खड़ी की और मकतूला को एक टैक्सी में डालकर फौरन अस्पताल की जानिब रवाना हो गया था। इसके अलावा आपने क्या देखा? जवाब देने से पहले उसने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम हसन निज़ामी को कनखियों से देखा और बोला, मैंने इस वक्त मुलजिम को भी वहाँ देखा था। मुलजिम? वकील इस्तगासा ने हैरत भरे अंदाज में दोहराया। मुलजिम वहाँ क्या कर रहा था? ये अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। कमाल है, वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में कहा। ऊपर गैलरी में से इसकी बीवी गिरकर हलाक हो गई थी और ये अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। क्या इसे इस अफसोसनाक हादसे की खबर नहीं थी या ये जाए बकुआ से फरार होने की कोशिश कर रहा था? ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। मैंने तो यही देखा कि ये बड़ी जल्दबाजी में जाए बकुआ से रवाना हो रहा था। मैं तो यही समझा कि ये भी अपने बेटे के पीछे हॉस्पिटल जा रहा है। ये तो बाद में पता चला कि इसी ने अपनी बीवी को धक्का देकर फ्लैट की गैलरी में से नीचे गिराया था और इस वक्त ये अस्पताल नहीं जा रहा था बल्कि वहाँ से फरार हो रहा था। दैट्स ऑल योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। वकील इस्तगासा के बाद जज की इजाज़त हासिल करके मैं विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। मैं चंद लम्हात तक तनकीदी नज़र से गवाह का जायज़ा लेता रहा, फिर उससे मुखातिब हुआ। हनीफ साहब, आपने वकील इस्तगासा की जिरह के जवाब में बताया है कि मुलजिम की बीवी लुबना की मौत आपकी आंखों के सामने वाक़ हुई थी, आपकी दुकान की मुखालिफ सिमत में रोड की दूसरी जानिब। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, हनीफ साहब, क्या आपने लुबना को गैलरी में से नीचे गिरते हुए भी देखा था? जी नहीं, गवाह ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने मकतूला को उस वक्त देखा जब वो सड़क के किनारे पड़ी थी। गिरने के बाद आपकी तवज्जो उस तरफ कैसे मबजूल हुई थी? मैंने इंतहाई सादा सवालात की मदद से रफ्ता रफ्ता उसे घिसने की कोशिश की। क्या लोगों का शोर सुनकर या? नहीं जनाब, लोगों ने तो बहुत बाद में शोर मचाया था। गवाह मेरी बात मुकम्मल करने से पहले ही बोल पड़ा। इससे पहले ही मैं धमाके की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। धमाके की आवाज़? मैंने दानिस्ता ना समझने की अदाकारी करते हुए पूछा। क्या इन्हीं लम्हात में वहाँ कोई बम वगैरह भी फटा था क्या? वकील साहब, इस्तगासा के गवाह हनीफ ने बेयकीनी से मेरी जानिब देखा। या तो आप बहुत ही सादा हैं या फिर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहला ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं वाकई बहुत सीधा सादा इंसान हूँ। फिर पूछा, आपने मेरी किस बात से महसूस किया कि मैं आपको इंसान से उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? जनाब, ये जो आपने बम फटने की बात की है, वो बोला। मैं मकतूला के गिरने की आवाज़ का जिक्र कर रहा हूँ और आपका जहन फ़ौरन बम धमाके की तरफ चला गया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है हनीफ साहब? मैंने इस्तगासा के गवाह से मज़ा लेते हुए कहा। आप एक इंतहाई सादा से जुमले में कह दें कि वो धमाका दरअसल लुबना के नीचे गिरने की वजह से हुआ था। जी हाँ, यही हकीकत है, उसने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया तो वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, हनीफ साहब, आपके बयान के मुताबिक मुलजिम जब चाय बकुआ से फरार हो रहा था तो उसने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? लिबास? वो मज़ीद उलझ गया। लिबास तो जनाब लिबास ही होता है, किस्म से आपकी क्या मुराद है? किस्म से मेरी मुराद ये है कि मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए वजाहत कर दी। जब मुलजिम चाय हादसा से फरार हो रहा था तो उसने अपने जिस्म पर कैसा लिबास पहन रखा था? शलवार कमीज, कुर्ता पजामा, 3 पीस सूट, धोती, बनियान, ट्राउज़र, टी शर्ट, पतलून, शर्ट। मैं आपका मतलब समझ गया जनाब।
وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ملزم اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دے رہے ہیں نا آپ؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ ایسا تو نہیں کہ جلدی میں بتا رہے ہوں اور بعد میں آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے؟ نہیں جناب، بیان بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ قطعیت سے بولا۔ ملزم کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، اس نے پینٹ اور شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ غور سے دیکھا تھا؟ میں نے اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے اور جرح کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پوچھا۔ ویری گڈ، اگر آپ نے ان لمحات میں ملزم کو بہت غور سے دیکھا تھا تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ملزم کے لباس کا کلر اور ڈیزائن وغیرہ کیا تھا۔ چند لمحات کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا ہو۔ اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، لیکن میں اس موقع پر گواہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکتا، میں نے خاصے جارحانہ انداز میں کہا، حنیف صاحب، جائے وقوع پر آپ موجود تھے، آپ کے وکیل صاحب نہیں۔ ملزم کو فرار ہوتے وقت آپ نے بڑے غور سے دیکھا تھا، آپ کے وکیل صاحب نے نہیں۔ یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے، آپ کے وکیل صاحب سے نہیں۔ جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے، آپ کے وکیل صاحب کو نہیں۔ اس لیے آپ ان سے تو کسی تعاون کی امید ہی نہ رکھیں، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا تو پھر بتائیں، وقوع کے روز جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے ملزم نے کس قسم کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی؟ جی، پتلون تو سیاہ تھی، لیکن شرٹ کا کلر مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ شاید شرٹ کا رنگ گرے تھا یا پھر آف وائٹ۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس استغاثہ کے گواہ کا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اسے دھوبی سوڈے سے دھو ڈالا، لیکن بڑے پیار سے۔ حنیف صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، آج کل موسم کیسا ہے؟ انداز کی اس اچانک تبدیلی پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن جواب دینا بھی تو ضروری تھا، لہٰذا الجھن زدہ لہجے میں بولا، موسم تو ٹھیک ہی ہے وکیل صاحب۔ 1.5-2 ماہ پہلے بھی کیا موسم ٹھیک ہی تھا؟ میں نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھا، جب لبنہ اپنے فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ جناب، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ موسم کے ٹھیک ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ذہن کی الجھن اس کی زبان تلک آ ہی گئی تھی۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے کہہ دیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وقوع کی رات بھی ایسا ہی گرم موسم تھا جیسا کہ آج کل ہے؟ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میں آخر ہاتھ دھو کر موسم کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا، اور میں اسے یہ راز سمجھنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے مزید الجھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، آج کل تو اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے۔ فروری کے ابتدائی دنوں میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ استغاثہ کے ریکارڈ کے مطابق لبنہ 4 فروری کی رات کو لقمہ اجل بنی تھی۔ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ فروری کے ابتدائی ایام میں رات اچھی خاصی خنک ہو جاتی تھی، میں نے زیر لب دہرایا، پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، حنیف صاحب، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ٹھنڈے موسم میں آپ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوتا ہوگا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میرا پورا کاروبار سال بھر بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے، موسم کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوتے، اور پھر کراچی میں موسم سرما بھلا آتا ہی کتنے دنوں کے لیے ہے، کبھی 10 دن تو کبھی 15 دن، زیادہ سے زیادہ ہوا تو 1 مہینہ کھینچ لیا، پھر گرمی شروع۔ جب 19-20 کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر آپ نے کمائی کے لیے دوسرے دھندے کے بارے میں کیوں سوچا؟ دوسرا دھندا؟ کمائی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر جارحانہ لہجے میں کہا، استغاثہ کی جانب سے آپ کو کتنی رقم دی گئی ہے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے؟ مجھے کسی نے کوئی رقم نہیں دی، وہ بھڑک اٹھا، آپ خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی، ڈیفینس استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وکیل استغاثہ کے اس اچانک اعتراض پر میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور حیرت بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سے اسٹائل میں بڑبڑایا،
मैं इस तगासा के गवाह को कैसे हिरासत कर सकता हूँ? मेरे हाथ में ना तो कोई खतरनाक गन है और ना ही कोई जहरीला सांप। जनाब अली, मेरे फाजिल दोस्त की मासूमियत पर तो कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए खफगी भरे लहजे में कहा, ये इतने बने हुए हैं कि इन्हें अपने अल्फाज की तासीर की खबर ही नहीं। माय डियर काउंसलर्स, मैंने बदस्तूर अनजान बनने की अदाकारी जारी रखी। अगर मैं किसी हवाले से वाकई बेखबर हूँ तो आप बराए मेहरबानी मुझे बाखबर कीजिए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। प्लीज़। आप जो ये कह रहे हैं, वो झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला, कि इस्तगासा ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए गवाह को कोई रकम दी है। इससे आपका क्या मतलब है? इस किस्म के इल्ज़ामात तो हिरासा और परेशान करने के लिए ही लगाए जाते हैं। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, कोई भी बात या बयान उस वक्त तक इल्ज़ाम कहलाता है जब तक कि इसके हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। मैंने जो कुछ कहा इसे साबित भी कर सकता हूँ। क्या साबित कर सकते हैं आप? वकील इस्तगासा सिर पिटाकर बोला, इस इल्ज़ाम का आपके पास क्या सबूत है कि गवाह ने किसी गलत बयानी के लिए मोटी रकम वसूल की है? मेरे फाजिल दोस्त, मैंने अपने लहजे को बदस्तूर सुलगाने वाला रखा और नहायत ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, शायद आपने मेरे सवाल को गौर से सुना ही नहीं। जब भी आपके जहन में इस नौइयत के परागंदा ख्यालात जन्म ले रहे हैं, वो मेरी इस कारी ज़र्ब पर जी ही जी में तड़प उठा। वो फुनकार से मुशाबा लहजे में बोला, क्या गौर नहीं किया मैंने? आप अपने सवाल को दोहराएं ज़रा। मैंने इस्तगासा के गवाह से ये पूछा था कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के ज़िम्न में उसने इस्तगासा की जानिब से कितनी रकम वसूल की है। मैंने गंभीर लहजे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा, अगर मुझे ये मालूम होता कि उसने कितनी रकम वसूल की है तो फिर मैं इस वसूली के लिए कोई सबूत भी अपने पास संभाल कर रखता। ऐसी सूरत में इस सवाल की कोई तुक नहीं बनती थी कि मैं इस्तगासा के गवाह से पूछता। हाँ, अलबत्ता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अलबत्ता इस अमर का मेरे पास ठोस सबूत है कि इस्तगासा के गवाह ने बड़ी बेदर्दी से हक़ाइक़ की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश की है, जो सरासर दरोग गोई के ज़ुमरे में आता है। जब भी मुझे ये शक गुजरा था कि इस कारनामे के एवज़ मोअज़्ज़िज़ गवाह ने कोई तगड़ी रकम वसूल की होगी। जज काफ़ी देर से हमारी बहस और जिरा को बड़ी दिलचस्पी और खामोशी से देख और सुन रहा था और गाहे बगाहे ज़रूरी नोट्स भी लेता जा रहा था। मेरे इंकिशाफ ने इसे हमारे बीच छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, बेग साहब, मोअज़्ज़िज़ अदालत इस बात की वजाहत चाहती है कि आपकी नज़र में इस्तगासा के गवाह ने किस नौइयत की दरोग गोई की है। नहायत ही संगीन नौइयत की दरोग गोई जनाब, मैंने आंखें फैलाते हुए कहा। वजाहत करें, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। योर ऑनर, मैंने मुस्तहकम अंदाज में बोलना शुरू किया। नंबर 1, जिस वक्त मुल्जिम की बीवी लुबना इस खौफनाक हादसे का शिकार हुई, रात के कमोबेश 10 बजे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस अमर की तस्दीक करती है कि लुबना की मौत 4 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़े हुई थी। गवाह ने बड़े दावे से बताया है कि इन्हीं लम्हात में उसने मुल्जिम को जाए वक़ुआ से फ़रार होते देखा था, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। 10 बजे तो मुल्जिम एक मारूफ सिनेमा के एयर कंडीशन माहौल में बैठा फिल्म देख रहा था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके तंज़िया अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर जज की जानिब मुतवज्जा होते हुए अपना बयान जारी रखा। मेरी मालूमात के मुताबिक मेरा मौक्किल वक़ुए की रात 9 बजे अपने घर से निकला था और फिर रात 12:30 बजे इसकी वापसी हुई। उसने ये तमाम वक्त एक पिक्चर हाउस में गुजारा था। फिर जैसे ही रात को उसने अपने घर में कदम रखा, उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद पुलिस ने उसे अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ पर यह नुक्ता निकल कर सामने आता है कि जब 10 बजे मुल्जिम जाए वक़ुआ पर या उसके आसपास कहीं मौजूद ही नहीं था, तो फिर इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह ने उसे अपनी गाड़ी में बैठकर फ़रार होते हुए कैसे देख लिया। मैंने ज़रा देर को रुककर हाज़रीन अदालत पर एक जायज़ा निगाह डाली, फिर दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। नंबर 2, इस्तगासा के गवाह ने अभी अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू मेरी जिरह के जवाब में बड़े वसूख से बताया है कि जब उसने मुल्जिम को जाए वक़ुआ से फ़रार होते देखा तो वह स्याह पतलून और ग्रे या ऑफ वाइट शर्ट पहने हुए था, लेकिन एक मरतबा फिर हकीकत इसके बरक्स है। यानी वक़ुआ के रोज़ जब मुल्जिम अपने घर से रवाना हुआ तो उसने क्रीम कलर की पैंट के साथ चेकदार शर्ट पहन रखी थी और इस चेक में स्याह और नारंगी धारियाँ नुमाया थीं।
जब मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया इस वक्त भी वो इसी लिबास में मलबूस था। इस बात की तस्दीक तो इंक्वायरी ऑफिसर साहब भी कर सकते हैं। जज ने सवालिया नज़र से आईओ की तरफ देखा और पूछा, जी आप क्या कहते हैं? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के बदन पर वही लिबास था जिसका भी वकील साहब ने जिक्र किया है, लेकिन जब वो जाए वकुआ से फरार हुआ था तो हो सकता है कि वो वैसा ही लिबास पहने हुए हो जैसा गवाह ने बयान किया है। लिबास तब्दील करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि इसे इशू बनाया जाए। मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया, मेरे प्यारे दोस्त, आप अपनी उंगली को हरकत दे सकते हैं, क्यों नहीं? वो जल्दी से बोला, ये लें। उसने बाकायदा अपनी अंगुश्ते शहादत को हिलाकर दिखाया। मैंने पूछा, क्या इस तरह उंगली को हिलाना मुश्किल काम है? नहीं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ये इसलिए मुश्किल नहीं कि आप इसे हिलाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से इसे हिला रहे हैं, मैंने कहा। इसी तरह आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लिबास तब्दील करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, इसे इशू ना बनाया जाए, लेकिन शर्त वही है कि अगर मुलजिम लिबास तब्दील करना चाहता तो, और हकीकत यह है कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। बेग साहब, जज मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि वक़्वा के रोज़ मुलजिम इसी लिबास में घर से रवाना हुआ था जिस लिबास में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है? जी हाँ। मैंने उस बात में गर्दन हिलाई। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग का चौकीदार मंजूर हुसैन इस बात का गवाह है कि वक़्वे के रोज़ मुलजिम क्रीम कलर की पैंट और चेकदार शर्ट में बिल्डिंग से रवाना हुआ था। इसके साथ ही वो इस बात की तस्दीक करेगा कि मुलजिम मज़कूरा रोज़ बिल्डिंग के अहाते ही में से अपनी गाड़ी पर सवार हो गया था, जबकि इस्तग़ासे के मोअज़्ज़िज़ गवाह का बयान है कि उसने अपनी दुकान पर खड़े खड़े मुलजिम को गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए देखा था। इस नौइयत के खुल्लम खुल्ला झूठ पर तो यही सोचा जा सकता है कि इस्तग़ासा का गवाह किसी ख़ास फेवर में गलत बयानी से काम ले रहा है। जज ने गंभीर अंदाज में कहा। फिर मुझसे पूछा, क्या आप आइंदा पेशी पर चौकीदार मंजूर हुसैन को गवाही के लिए कोर्ट में ला सकते हैं? जी हाँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। जज ने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट ही बाकी थे। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, आप इस्तग़ासा के गवाह से कुछ और पूछना चाहेंगे या आपकी जिरह मुकम्मल हो गई? इट्स ओवर योर ऑनर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देखकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी से कबल मैंने 1-2 चक्कर लगाकर जाए वक़ुआ का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था। ख़ास तौर पर मैंने 4th फ्लोर के फ्लैट की इस गैलरी का तनकीदी मुशाहिदा किया था जहाँ से गिरने के बाद मेरे मुवक्किल की बीवी मौत के मुँह में चली गई थी। इस्तग़ासा के मुताबिक लुबना की मौत का ज़िम्मेदार उसका शौहर हसन कमाल निज़ामी था। इरफान के मुताबिक उसके बाप निज़ामी का इस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं था और मेरे मुताबिक मेरा मुवक्किल हसन निज़ामी बेगुनाह था। बाल्फाज़ दीगर मैं भी इरफान के ख़यालात का हामी था, जैसा कि मुझे 101% यकीन था कि मेरा ख़याल दुरुस्त है। इस सूरत में लुबना की मौत को 3 में से किसी एक खाने में फिट किया जा सकता था। नंबर 1, ये एक इत्तेफाकी हादसा था, वो किसी भी सबब गैलरी में से नीचे जा गिरी थी, जैसा कि उसका बेटा इरफान सोच रहा था। नंबर 2, ये इत्तेफाकी हादसा ना हो बल्कि लुबना ने दीदा उदानिस्ता गैलरी में से कूदकर अपनी जान ले ली हो, मतलब ये कि खुदकुशी का केस भी हो सकता था। नंबर 3, लुबना को किसी सोची समझी साजिश के तहत बाकायदा कत्ल किया गया था। अगर पॉइंट नंबर 3 पर गौर करें तो फिर जहन किसी ऐसे शख्स की तलाश पर मामूर नज़र आता है जिसने लुबना को गैलरी में से धक्का देकर नीचे गिराया था और यही शख्स उसका कातिल था। अगर वो शख्स मेरा मुवक्किल नहीं था तो फिर कौन था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ढूंढ कर लाना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करते हुए बाइज़्ज़त रिहाई दिलाना थी और मैं इसी मकसद के लिए कोशा था। न सिर्फ कोशा था बल्कि जज के सामने ऐसे सबूत और शवाहिद भी ला रहा था जिससे मेरे मुवक्किल की बेगुनाही साबित होती थी। मैं अपनी अब तक की कारकर्दगी से कतई मुतमईन था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इस रोज़ हमारे केस का पहला नंबर था, लिहाजा हमारे पास वक्त की कोई कमी न थी। हस्बे प्रोग्राम मैंने सबसे पहले चौकीदार मंजूर हुसैन को गवाही के लिए पेश कर दिया। मंजूर की उम्र 55 के आसपास रही होगी। वो गोरा चिट्टा और पस्ता कामत शख्स था। उसने दाढ़ी भी रखी हुई थी। मंजूर हुसैन ने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद मैं जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। यह मंजूर हुसैन से मेरी पहली मुलाकात नहीं थी।
मैंने चूँकि सफाई के गवाह की हैसियत से इस पर नज़र रखी हुई थी, लिहाजा अदालत में इसका नाम पेश करने से पहले मैं इससे 2-3 बार मिल चुका था। न सिर्फ मिल चुका था बल्कि इसे ज़रूरी हिदायत भी दी थी ताकि इन हिदायत की रोशनी में अदालत इस केस के असली रंग और रूप का जायज़ा ले सके। मंजूर हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जिरह का आगाज़ किया। आपको इस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में चौकीदारी करते हुए कितना अरसा हुआ है? लगभग 5 साल, गवाह ने जवाब दिया। और मकतूला? वो मेरे मुख्तसर और नामुकम्मल सवाल की तह में उतरते हुए बोला, ये लोग तो मुझसे भी पहले इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम इन लोगों को अच्छी तरह जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मंजूर हुसैन, तुम चूँकि इस बिल्डिंग के चौकीदार हो इसलिए वहाँ रिहाइश पजीर अफराद की गाड़ियाँ तुम्हारी नज़र से पोशीदा नहीं रह सकती। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो खासे तवाना लहजे में बोला। मुझे एक एक आदमी के बारे में पता है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है। क्योंकि वो लम्हा भर के लिए सांस लेने को रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, क्योंकि मैं पार्किंग के वक्त इन लोगों की मदद करता हूँ और इनमें से अक्सर अपनी गाड़ियों की सफाई और धुलाई मुझ ही से कराते हैं, इसलिए भी मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। एक चौकीदार की हैसियत से मुझे ये जानना भी चाहिए, तुम्हें बिल्डिंग के एक एक रिहायशी के बारे में पता है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर गवाह की आंखों में देखते हुए पूछा, मंजूर हुसैन, मुल्जिम के पास कौन सी गाड़ी है? टोयोटा करोला, सिल्वर कलर, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या मुल्जिम अपनी टोयोटा करोला को बिल्डिंग के अंदर पार्क किया करता था? जी हाँ, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। बिल्डिंग की पार्किंग में इतनी गुंजाइश है कि तमाम गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद भी वहाँ 10 मज़ीद गाड़ियों की जगह बाकी रहती है। क्या वक़ुआ के रोज़ भी मुल्जिम ने बिल्डिंग की पार्किंग ही में गाड़ी खड़ी की थी? मैंने जिरा के सिलसिले को असल मुद्दे की तरफ लाते हुए सफाई के गवाह से सवाल किया। जी हाँ, उसने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। फिर वजाहत करते हुए बताने लगा, मुझे अच्छी तरह याद है कि वक़ुआ के रोज़ मुल्जिम हस्बे मामूल शाम 7 बजे घर आ गया था। उसने पार्किंग में एक मखसूस जगह पर अपनी गाड़ी खड़ा किया और अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गया, जो इसी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर वाक़ है। मैंने मुल्जिम की गाड़ी पर कपड़ा चढ़ाया और अपनी कुर्सी पर आ बैठा। मुल्जिम दोबारा नीचे कब उतरा था? उस वक्त रात के 9 बजे थे, गवाह ने जवाब दिया। क्या मुल्जिम रोज़ रात को 9 बजे दोबारा नीचे उतरा करता था? नहीं जनाब, ये कोई फार्मूला नहीं है, वो सादा से लहजे में बोला। वो नाश्ता वगैरह लेने के लिए नीचे उतरा करता था, लेकिन इस काम का कोई मखसूस वक्त नहीं था और ये भी ज़रूरी नहीं था कि रोज़ाना नीचे उतरे। अक्सर वो ऑफिस से वापसी पर यह काम करता हुआ आता था। हाँ, अलबत्ता अगर उसे किसी तकरीब में जाना होता तो वो बन ठन कर नीचे उतरता था और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता। क्या वक़ुआ के रोज़ भी वो किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए ही घर से निकला था? ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो आम से लहजे में बोला, लेकिन इस बात पर मुझे हैरत हुई थी कि इतनी जल्दी तैयार होकर वो गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा था। पहले मेरे जी में आई कि मैं इससे पूछूं, फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और गाड़ी का कपड़ा उतारने के बाद गेट खोलने चला गया। तुमने मुल्जिम की गाड़ी के लिए गेट खोला और वो अपनी गाड़ी में सवार होकर बिल्डिंग से रवाना हो गया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसा ही हुआ था ना मंजूर हुसैन? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो पूरे यकीन से बोला। आखिरी सवाल मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, मंजूर हुसैन, अच्छी तरह याद करके बताओ कि वक़ुआ के रोज़ जब मुल्जिम रात 9 बजे अपनी सिल्वर कलर टोयोटा करोला में बैठकर बिल्डिंग से रवाना हो रहा था तो उसने किस रंग का लिबास पहन रखा था? इसमें याद करने या सोचने वाली कौन सी बात है वकील साहब? वो अजीब से लहजे में बोला। इस वक्त मुल्जिम ने क्रीम कलर की पैंट और चेक वाली शर्ट पहन रखी थी और इस चेक में काली और नारंगी धारियां बनी हुई थीं। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ा और हतमी लहजे में कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने मंजूर हुसैन को सफाई के गवाह की हैसियत से अदालत में पेश करके अपने मौकिल की बेगुनाही को साबित करने की भरपूर कोशिश की थी और मैं इस कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब भी रहा था। इस गवाही ने वाज़ेह कर दिया था कि इस तगासा के गवाह हनीफ अहमद ने कई मकामात पर दरोगोई से काम लिया था, जो मेरे मौकिल को इस केस में फांसने की खुली साजिश थी। जज ने अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर चंद नोट्स लिए, फिर वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए पूछा, वकील साहब, आप गवाह से कोई सवाल करना चाहेंगे? अगरचे वकील इस्तगासा के गुब्बारे की हवा खासी हद तक निकल चुकी थी, ताहम वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और बड़े जारहाना अंदाज में सफाई के गवाह से सवालात करने लगा। मंजूर हुसैन,
तुमने डिफेंस काउंसलर के एक सवाल के जवाब में बताया है कि वकूआ के रोज़ मुलजिम ठीक 9 बजे रात अपनी गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग से रवाना हुआ था। यही कहा है ना तुमने? जी हाँ, मैंने यही बयान दिया है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जी, क्या मतलब? उसने उलझनज़दा नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और कहा, मैं आपके सवाल को समझ नहीं सका हूँ। मैंने पूछा है, वकील इस्तग़ासा वजाहत करते हुए बोला। मुलजिम की रवानगी के वक्त के बारे में तुम इतने पुरवसूख क्यों हो? वो 9 के बजाय 9:30 या फिर 10 का वक्त भी तो हो सकता है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। इंसान से गलती हो सकती है ना? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि इंसान ख़ता का पुतला है और उससे गलती हो सकती है। गवाह ने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन वकूआ के रोज़ मुलजिम की रवानगी के वक्त के हवाले से मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अंदाज़ा कायम नहीं किया, बल्कि ये एक ठोस हकीकत है कि इस वक्त रात के 9 ही बजे थे। क्या तुमने घड़ी में वक्त देखा था? वकील इस्तग़ासा ने तेज़ आवाज़ में पूछा। मैंने अर्ज़ किया है ना कि ये एक ठोस हकीकत है, गवाह ने इसरारी लहजे में कहा। अगर इस रोज़ मुलजिम 9:30 या 10 बजे बिल्डिंग से रवाना होता तो हमारी मुलाकात मुमकिन नहीं थी। मुलाकात मुमकिन नहीं थी? वकील इस्तग़ासा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है जनाब कि मंजूर हुसैन बड़े ड्रामाई अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, अगर मुलजिम 9:15 बजे, 9:30, पौने 10 या 10 या इसके बाद बिल्डिंग से रवाना होता तो इसकी मुलाकात मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह दित्ता से होती। अल्लाह दित्ता? वकील इस्तग़ासा ने चौंक कर गवाह की तरफ देखा। ये कौन है? गवाह बदस्तूर ड्रामाई अंदाज इख्तियार किए रहा। अल्लाह दित्ता इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में चौकीदारी करता है, जहां चौथे फ्लोर के एक फ्लैट में मुलजिम रिहाइश पजीर है। इसी फ्लैट की बैरूनी गैलरी में से मुलजिम की बीवी नीचे गिरकर मौत के मुंह में चली गई थी। लेकिन वकील इस्तग़ासा की उलझन दीदनी थी। इस बिल्डिंग के चौकीदार तो तुम हो। मैं दिन का चौकीदार हूँ, मंजूर हुसैन ने ठोस लहजे में बताया, और अल्लाह दित्ता रात में चौकीदारी करता है। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होती है और अल्लाह दित्ता रात 9 से सुबह 9 बजे तक ड्यूटी देता है। मैंने वकूआ के रोज़ जब मुलजिम के रवाना होने पर गेट बंद किया तो ठीक 5 मिनट के बाद अल्लाह दित्ता वहाँ पहुँच गया था। मैं जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके बिल्डिंग से निकला तो इस वक्त रात के 9:15 बजे थे। वकील इस्तग़ासा की लाजवाबियत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बेबसी और एहसास नाकामी पूरे तुम तराक के साथ उसके चेहरे पर सजी नज़र आते थे। मैं वकील मुखालिफ की इस कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहा था कि उसने पसपाई इख्तियार करते हुए ये ऐलान कर दिया, जनाब आली, मुझे गवाह से कुछ नहीं पूछना। इसके बाद इस्तग़ासा की जानिब से 2 गवाहों को यके बाद दीगरे अदालत में पेश किया गया, लेकिन इन दोनों के बयानात और बाद अज़ा इन पर होने वाली जिरह के नतीजे में कोई अहम बात निकल कर सामने नहीं आई। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में लगभग 1 घंटा बाकी रह गया तो मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आला, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं अपने मुवक्किल से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। क्या इन सवालात का ताल्लुक़ ज़ेर समाअत केस से है? जज ने संजीदा लहजे में मुझसे पूछा। एब्सोल्युटली योर ऑनर। जज ने दीवारगीर क्लॉक की तरफ देखा और मुझसे कहा, बेग साहब, आपको अपने मुवक्किल से जो कुछ भी पूछना है अदालत का वक्त ख़त्म होने से पहले पूछ लें। थैंक यू योर ऑनर, मैंने नहायत ही फर्माबरदारी से कहा। फिर इस केस के मुलजिम और अपने मुवक्किल हसन कमाल निज़ामी की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब आप वकूआ के रोज़ अपने घर से निकले तो इस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद था? मेरी बीवी लुबना मौजूद थी, उसने जवाब दिया, और उसका भाई भी था जो थोड़ी देर पहले ही वहाँ पहुँचा था। लुबना का भाई? मैंने तस्दीक तलब नज़र से मुलजिम की तरफ देखा। यानी अमीनुद्दीन, इस केस का मुद्दई? जी हाँ, मैंने इसी का जिक्र किया है, वो नागवारी से बोला। अपने अकलौते साले साहब का नाम लेते हुए आपके चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात उभरे हैं, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। इससे साबित होता है कि अमीनुद्दीन की अपने घर में आमदोरफ्त आपको अच्छी नहीं लगती थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आपका तज़किया बिल्कुल दुरुस्त है, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। घर में आमदोरफ्त तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो इस शख्स की शक्ल से नफरत है। बात के इख्तिताम पर उसका लहजा खासा तल्ख हो गया था। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, इसका तो ये मतलब हुआ कि अमीनुद्दीन भी आपको पसंद नहीं करता होगा? जी, यही हकीकत है। मुलजिम ने उस बात में गर्दन हिलाई। वो मुझे अपना दुश्मन समझता है और दुश्मनी निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ये ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने है।
लुबना एक इत्तेफाकिया हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई और इस शख्स ने एक गहरी साजिश के तहत मुझे इस केस में फंसा दिया है। इसकी दुश्मनी और बदख्वाही का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। अमीनुद्दीन उम्र में लुबना से चंद साल बड़ा है, इसलिए वो इसे भाईजान कहा करती थी। वो ठहरे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, लुबना अमीनुद्दीन पर अंधा एतमाद करती थी। यूं महसूस होता था कि अमीनुद्दीन की ज़बान से निकले हुए अल्फाज पत्थर की लकीर हों और लुबना की इसी आदत और स्टाइल से मेरा खून खौल उठता था। वो मुझे जिद करने और अजियत पहुंचाने के लिए लुबना के तवस्सुस से मुख्तलिफ नौइयत की कमीनी हरकतें करता रहता था। इनमें सबसे ख़तरनाक और गिरी हुई हरकत यही थी कि मेरा घर उजड़ जाए। इस मक्कार इंसान ने बड़ी चालबाजी से मेरी बीवी के कान भरना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो इस शख्स ने मेरी बीवी को ये पट्टी पढ़ाना शुरू की कि मैंने पास पेशावर औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। मुज़िम ने बड़ी रसान से बताना शुरू किया, जिसके नतीजे में आए रोज़ हम मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होने लगा। आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस नौइयत की सूरत हाल में कोई घर किस तरह जहन्नम का नमूना बनने लगता है। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे और लुबना के बीच लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था, लेकिन शायद अमीनुद्दीन इससे भी कुछ बढ़कर चाहता था। इसकी ख्वाहिश की खातिर खात तकमील ना हुई तो उसने एक और ख़तरनाक चाल चली। उसने लुबना को बताया कि मैं अनकरीब एक मालदार बेवा सुमेरा से शादी करने वाला हूँ। इस इत्तला ने लुबना को आग बबूला कर दिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इस मामले को हैंडल किया था। मुझे लुबना की ख्वाहिश के मुताबिक एक कानूनी दस्तावेज़ तैयार करवाना पड़ी थी, जिस पर 2 गवाहों के अलावा हम दोनों मियाँ बीवी के दस्तखत भी मौजूद थे और ये दस्तावेज़ात एक वकील के ज़रिए बाकायदा पक्के कागज़ पर तैयार हुई थी, जो हम मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले कानूनी मुआहदा था। ये कहीं वही दस्तावेज़ तो नहीं जिसके बारे में आपके बेटे इरफान ने बताया था? मैंने सवाल किया। उसकी रूह से आप किसी भी कीमत पर अपनी बीवी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना एक बहुत बड़ा माली खसारा उठाना पड़ता। जी हाँ, मैं इसी दस्तावेज़ की बात कर रहा हूँ, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दस्तावेज़ मज़कूरा एक ऐसा ठोस सबूत था जो मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करता था। लिहाजा मौजूद अदालत के सामने मैंने इसका तफसीली ज़िक्र ज़रूरी जाना और मुल्ज़िम की आंखों में झांकते हुए कहा, इस दस्तावेज़ के मज़मून को बयान किया जाए। अमीनुद्दीन की लगाई हुई आग पूरी तरह भड़क रही थी। हम मियाँ बीवी के दरमियान उठते बैठते झगड़े होने लगे थे। मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, फिर जब मालदार बेवा सुमेरा का इशू उठा तो लुबना एकदम हत्थे से उखड़ गई। मैंने लाख सफाई पेश की कि इस बात में कोई हकीकत नहीं, लेकिन अमीनुद्दीन खामखा फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लुबना चूँकि अमीनुद्दीन की बात पर बहुत भरोसा करती थी, लिहाजा इसे मेरी सफाई का यकीन न आया और उसने मुझ पर एक कड़ी शर्त आयद कर दी। कैसी शर्त? वो लम्हे भर को रुका तो मैंने उससे पूछा। ये शर्त कि मैं फ्लैट इसके नाम कर दूं, उसने जवाब दिया, और उसके साथ ही एक ख़ास नौइयत का लीगल एग्रीमेंट भी तैयार कराऊं। इस एग्रीमेंट की रूह से अगर लुबना की मौत गैर तबई अंदाज में वाक़ हो तो मैं अदालती सतह पर खुद को बेगुनाह साबित किए बगैर उसकी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी भी लेने का हकदार नहीं हूँगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी शादी करूँ तो भी लुबना और उसकी किसी शय पर मेरा कोई हक नहीं होगा। सिर्फ अपनी बीवी की तबई मौत की सूरत ही में मुझे उसके तरके के हुसूल का हक हासिल होगा। बसूरत दीगर मज़कूरा फ्लैट एक फलाही इदारे की कस्टडी में चला जाएगा। दस्तावेज़ के अंदर मज़कूरा फलाही इदारे का बाकायदा जिक्र भी किया गया था। मैंने अपने घर के अमन और सुकून को बचाने के लिए लुबना की वो ज़िद पूरी कर दी थी। हालांकि जो भी मेरे फैसले और इस दस्तावेज़ात के बारे में सुनेगा उसका तबसरा यही होगा कि मैं दुनिया का अहमक तरीन इंसान हूँ। अब आप ही बताएं वकील साहब। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक अफसुदा सी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, ईमानदारी से बताएं वकील साहब के इन हालात व हक़ाइक़ में मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं लुबना को धक्का देकर गैलरी से नीचे फेंक देता और ख़ुद हर हवाले से खसारे में रहता। बीवी जान से जाती, फ्लैट हाथ से जाता और मैं फुटपाथ पर आ जाता। आपको कतन किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा और न ही आप अपनी बीवी की मौत में किसी हवाले से मुलविस हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपका वो फैसला शराफत की आखिरी हुदूद को छूता नज़र आता है। बहरहाल ये बताएं कि आपने अपनी बीवी की फरमाइश पर जो दस्तावेज़ तैयार कराई थी उसका इल्म आप दोनों के अलावा और किस किस को था?
किसी को नहीं सिवाय इन वकील साहब के जिन्होंने वो लीगल एग्रीमेंट तैयार किया था। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मज़कूरा वकील हम दोनों के लिए काबिल भरोसा था और इस दस्तावेज़ात की रूह से अगर लुब्ना की गैर तबई मौत वाक़ हो जाती तो बाद के मामलात भी इसी वकील को निपटाना थे। लुब्ना की मौत की खबर इन वकील साहब तक पहुंची तो वो थाने के हवालात में मुझसे मिलने आए थे, लेकिन चूंकि ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है लिहाजा वो इस वक्त तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक अदालत का फैसला वाज़े नहीं आ जाता। आइंदा की कार्रवाई अदालती फैसले की रहीन मिन्नत होगी। ठीक है, मैंने मुदब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, लेकिन आपके बेटे इरफान के बयान के मुताबिक वो इस कानूनी दस्तावेज की हकीकत से बखूबी आगाह था। इसे ये आगाही मेरी गिरफ्तारी के बाद हुई थी। मुलजिम हसन कमाल निज़ामी ने ठहरे हुए लहजे में बताया। ये मालूमात मैंने ही उसे फराहम की थी। एक बात बताएं, मैंने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए पूछा। जब आपको अमीनुद्दीन से और अमीनुद्दीन को आपसे इतनी शदीद नफरत थी तो फिर आप उसे अपने घर में किस तरह बर्दाश्त करते थे? लुब्ना की वजह से, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। वो मेरी बीवी का भाई है और लुब्ना इससे बहुत मोहब्बत करती थी, लिहाजा हजार ज़हनी अजियत के बावजूद मैंने बहन भाई के ताल्लुकात में कभी रुकावट डालने की कोशिश नहीं की थी। आप इसे मेरी बुज़दिली या कमज़ोरी जो भी चाहें समझ लें। ये ना तो बुज़दिली कहलाएगी और ना ही इसका शुमार कमज़ोरी में किया जा सकता है, बल्कि मेरी नज़र में ये आपकी आला ज़रफ़ी थी। मैंने संजीदा लहजे में कहा। फिर पूछा कि अमीनुद्दीन आपका दुश्मन क्यों बना हुआ था? ये एक अहम सवाल है और इसका मैं तफसीली जवाब दूंगा। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मैंने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया तो उसने नपे तुले अल्फाज में अपनी और अमीनुद्दीन की कारोबारी चपकलिश की तफसील बयान कर दी कि जब वो दोनों मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे तो बाज़ मामलात में साला साहब ने किस तरह उसे चूना लगाने की कोशिश की थी और जब मुलजिम ने सबूत के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इनके बीच बहुत बड़ा तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था जिसके नतीजे में पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म कर दिया गया था। ताहम इस वाक़े को लेकर अमीनुद्दीन गाहे बगाहे मुलजिम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहता था वगैरह वगैरह। मैंने एक मरतबा फिर ज़ाविया सवालात को मोड़ा और सिलसिला जरा को समेटते हुए अपने मुवक्किल से पूछा। वक़ुआ के रोज़ जब आप रात 9 बजे अपने घर से रवाना हुए तो आपके बयान के मुताबिक अमीनुद्दीन फ्लैट के अंदर मौजूद था। एम आई राइट? यस यू आर राइट, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। अमीनुद्दीन इस रोज़ कितने बजे आपके घर आया था? इसकी आमद का बिल्कुल दुरुस्त वक्त तो मुझे पता नहीं जनाब, मुलजिम ने बताया। जब मैं फैक्ट्री से घर पहुँचा तो वो पहले से वहाँ मौजूद था। आप बकुआ के रोज़ कितने बजे घर आए थे? लगभग 7 बजे। और 9 बजे दोबारा घर से निकल गए? जी हाँ। इसका कोई ख़ास सबब था? जी हाँ, मुलजिम ने इस्बात में गर्दन हिलाई और बोला। जब मेरे और लुब्ना के दरमियान वो तहरीरी मुआहदा हुआ था तो ये भी तय पाया था कि इसका भाई मेरी गैर मौजूदगी में ही घर पर इससे मिलने आएगा। मैंने अमीनुद्दीन की आमद पर पाबंदी आयद नहीं की थी, ताहम मुझे इसकी शक्ल देखना गवारा था और ना ही अपनी आंखों के सामने उसका वजूद बर्दाश्त था। लिहाजा जब बकुआ के रोज़ मैंने उसे अपने घर में पाया तो मेरा मूड ख़राब हो गया। लुब्ना अच्छी तरह जानती थी कि मैं कितने बजे घर आता हूँ। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि उसने शरीफाना मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की थी। इस रोज़ काफ़ी दिनों के बाद हमारे दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अमीनुद्दीन के होते हुए मुझे घर में रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चुनाचे मैंने बात लिया, लिबास तब्दील किया और पिक्चर हाउस की तरफ निकल गया। यही सोचा था कि 3 घंटे सुकून से गुजार कर घर आऊँगा तो मेरी नापसंदीदा शक्ल गुम हो चुकी होगी, लेकिन वापसी पर आधी रात को मेरे घर में मेरे साथ जो कुछ हुआ इसके नतीजे में मैं एक मुलजिम की हैसियत से आज अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ हूँ। आप इस रोज़ किस सिनेमा में कौन सी पिक्चर देखने गए थे? उसने बंदर रोड पर वाक़े एक मारूफ पिक्चर हाउस का नाम लिया और बताया कि इस रात मैंने ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन देखी थी। एंटर द ड्रैगन वाला शो कितने बजे छूटा था? तकरीबन 11:30 बजे रात, उसने बताया, या ज़्यादा से ज़्यादा 11:45 बजे होंगे। पिक्चर हाउस से निकलने के बाद आप सीधे घर आए थे या कहीं और भी गए थे? मैं सीधा घर आया था। आप कितने बजे घर पहुंच गए थे? कमोबेश 12:30 बजे। फिर क्या हुआ था? होना क्या था? मुझे लुब्ना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बीवी लुब्ना की मौत 4 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। इस अरसे के दौरान में आप पिक्चर हाउस में बैठे ब्रूस ली के किंग फू स्टाइल
जेट कॉन डू का अमली मुजाहरा देख रहे थे। इतनी दूर बैठकर आप अपनी बीवी की फ्लैट की गैलरी में से क्यों कर धक्का दे सकते हैं? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अजीब से अंदाज में इजाफा करते हुए पूछा, क्या ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स देखकर आपके बाजू 10-12 मील तवील हो जाते हैं, जो आप बंदर रोड के एक पिक्चर हाउस में बैठे बैठे बासानी गुलशन इकबाल के एक फ्लैट की गैलरी में खड़े अपनी बीवी को धक्का देने में कामयाब हो जाते हैं? ये तो आप इस्तगासा से पूछें जनाब कि वो मुझे इतना बासलाहियत क्यों समझता है। मुल्जिम के लहजे में बेपनाह तल्खी घुली हुई थी। मैंने ना तो अपनी बीवी को कत्ल किया है और न ही किसी हवाले से इस मामले में मुलव्विस हूँ। यह हकीकत आपने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को क्यों गोशगुजार नहीं की थी? मैंने इन्हें बताया था, सब कुछ तफसील से बयान किया था। वो जिद होते हुए बोला, मैंने तो इन्हें सिनेमा का टिकट भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। सुबह की रात पुलिस ने आपकी नहीं सुनी थी, लेकिन आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने आपकी दुख भरी दास्तान बड़ी तफसील से समाअत की है। मैंने ड्रामाई अंदाज में रुककर वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर दोबारा मुल्जिम की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, बस आप मेरा आखिरी सवाल का जवाब दे दें, जो कि आपके फ्लैट की गैलरी से मुतालिक है। गैलरी से मुतालिक? उसने चौंक कर मुझे देखा। इसकी देखा देखी जज समेत वकील इस्तगासा, इंक्वायरी ऑफिसर और हाज़रीन अदालत भी गर्दनें मोड़कर इज़्तिरारी नज़रों से मुझे तकने लगे, जैसे मैंने कोई अनहोनी और नाकाबिले यकीन बात कर दी हो। हाँ, गैलरी से मुतालिक। मैंने हसन निज़ामी के अल्फाज को दोहराते हुए बात को आगे बढ़ाया। ये केस हाथ में लेने के बाद मैंने गुलशन इकबाल के 2-3 चक्कर लगाए थे, ताकि जाए वक़ुआ का अच्छी तरह जायज़ा ले सकूं, और इसी जायज़े के दौरान ही में आपके फ्लैट की इस गैलरी ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस्तगासा के मुताबिक जहां से गिरने के बाद लुबना मौत की आगोश में चली गई थी। आपके चौंकने का सबब क्या था? जज ने बेसाख्ता मुझसे सवाल किया। यह भी मेरी वाज़ेह जीत थी कि जज मेरे उठाए हुए पॉइंट्स में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बड़े रसान से जवाब दिया, जनाब अली, मेन रोड की जानिब सिर्फ मुल्जिम के फ्लैट ही की नहीं, बल्कि और भी बहुत से फ्लैट्स की गैलरीज पड़ती हैं, मगर मुल्जिम की गैलरी और मुतज़क्किरा गैलरीज में मुझे एक नुमाया फ़र्क महसूस हुआ था। कैसा फ़र्क? जज की हैरत में उलझन भी शामिल हो गई। मैंने बदस्तूर ड्रामाई लहजे में बताया कि तमाम गैलरीज में मुझे मजबूत और महफूज आहनी रेलिंग और गिरिल नस्ब दिखाई दी, सिवाय मुल्जिम की गैलरी के। वहाँ सिर्फ फुटबॉल बुलंद मुंडे नजर आ रही थी, जबकि बाकी गैलरीज की रेलिंग 2-2.5 फीट से कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी। मुल्जिम की गैलरी का तो वो हाल था कि वहाँ खड़ा इंसान ज़रा सी बेहतियाती से नीचे गिर सकता था। ऐसा क्यों? इस मर्तबा जज ने मुल्जिम हसन निज़ामी की तरफ देखते हुए सवाल किया। जनाब, हमारी गैलरी में भी बिल्कुल वैसी ही ग्रिल और रेलिंग नस्ब थी, जैसी दूसरी गैलरीज में मौजूद है, मुल्जिम ने वजाहत करते हुए बताया। लेकिन वक़ुआ से चंद रोज़ पहले अमीनुद्दीन के कहने पर लुबना ने वो रेलिंग निकलवा दी थी। अमीनुद्दीन के कहने पर क्यों? मैंने कदरे जारहाना लहजे में पूछा। क्या अमीनुद्दीन इस रेलिंग का अचार या मुरब्बा डालना चाहता था? मेरे आखिरी इस्तफसार पर ये जुमले ने हाज़रीन अदालत को खासा महसूस किया। बात की तो हंसी भी छूट गई, ताहम मुल्जिम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। लुबना के भाईजान का ख्याल था कि वो गिरिल और रेलिंग अपनी जगह से हट रही है और बाज़ मकामात पर इसे मरम्मत की भी ज़रूरत है, लिहाजा वो रेलिंग को गैलरी में से उखड़वा कर मरम्मत के लिए दे आया था। बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहली बार सुना है कि चौथे फ्लोर की किसी गैलरी में से पूरी रेलिंग को उखाड़कर मरम्मत के लिए किसी मकैनिक के पास भेज दिया जाए। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इस नौइयत के मामलात में तो मकैनिक वेल्डिंग प्लांट के साथ मुताल्लिका फ्लैट तक पहुंचता है और हाथ के हाथ काम करके वापस चला जाता है। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो आप मरहुमा के भाईजान से पूछें जनाब। पूछेंगे और भी बहुत कुछ पूछेंगे अमीनुद्दीन से, मैंने कहा। फिर अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मुल्जिम के साला साहब अमीनुद्दीन का नाम भी शामिल है? क्या आइंदा पेशी पर आप उसे अदालत में हाजिर कर रहे हैं? जी, अमीनुद्दीन इस्तगासा का आखिरी गवाह है, वकील इस्तगासा ने कमज़ोर से लहजे में कहा। अगली पेशी पर इसे गवाही के लिए अदालत में लाया जाएगा। ऐनी शाहिद?
मैंने वकील इस्तगासा की बात पर गिरह लगाई। इस्तगासा के मुताबिक अमीनुद्दीन ने अपनी आंखों से मुलजिम को अपनी बीवी को गैलरी में से धक्का देते देखा था। वकील इस्तगासा ने मानदाना अंदाज में मुझे देखा। इसके साथ ही जज ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में अमीनुद्दीन खड़ा था। अमीनुद्दीन की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। इसको देखकर जहन में गैंडे का तस्वुर उभरता था। बस इस शख्स की इतनी ही तारीफ काफ़ी है। आप बड़ी तफसील से समझ गए होंगे कि वो किस किस्म की शख्सियत होगा। अमीनुद्दीन ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके पास चला गया। वो घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से अपने गवाह से सवाल करता रहा। इस दौरान मैंने मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा और जब वकील इस्तगासा ने इसे फारिग किया तो मैं जज की इजाज़त से इसके कटहरे के करीब पहुँच गया। मैंने महसूस किया कि इन लम्हात में वो खासा खाइफ दिखाई देता था। आज वो इस केस के ज़िम्न में एक गवाह की हैसियत से पहली मरतबा अदालत में हाजिर हुआ था। इससे पहले इसकी हैसियत सिर्फ मुद्दई की रही थी। ताहम इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ था और यही इसकी परेशानी का सबब भी था। अमीनुद्दीन साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जिरह का आगाज़ किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि आजकल आप कंस्ट्रक्शन के काम में घुसे हुए हैं और ख़ुद को बिल्डर शो करते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे पहले ही सवाल पर वकील इस्तगासा ने एतराज़ जड़ दिया। जज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वकील साहब, आपको किस बात पर एतराज़ है? जनाब आली, इस वक्त अदालत में लुबना मर्डर केस की समाअत जारी है। वो रट्टू तोते की तरह बोला। इसमें गवाह के बिजनेस का जिक्र कोई मायने नहीं रखता। वकील सफाई गैर मुतल्लिका बातों को ज़ेर बहस लाकर खामखा अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इस किस्म की हरकत से रोका जाए। मुझे इन लम्हात में वकील इस्तगासा की हालत पर तरस आया। महावरतन आप इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे समझ सकते हैं। पिछली पेशी पर मैंने अपने दलाइल से अदालत पर यह वाज़ेह कर दिया था कि मेरा मौकिल सरासर बेकसूर है। लुबना को पेश आने वाले वाक़ये से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। ये एक तरह से इस्तगासा की खुली नाकामी थी। जब भी वकील इस्तगासा किसी शख्स खुदा जख्मी सांप के मानिंद बिस्क घोल रहा था। वकील इस्तगासा के ऑब्जेक्शन पर जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। इस नज़र में यही मकसद पोशीदा था कि मैं वकील मुखालिफ के एतराज़ के जवाब में क्या कहना चाहूँगा। मैंने कहा, माय डियर काउंसलर, क्या आप आजकल मुस्तकबिल बीनी और टेलीपैथी वगैरह की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? वो भड़क कर बोला। मतलब ये कि आप जो मुस्तकबिल की खबरें दे रहे हैं, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, और अपने सामने वाले की सोच पढ़ने का दावा कर रहे हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप भी मार्केट से वो किताब खरीद लाए हैं जो टेलीपैथी और मुस्तकबिल बीनी के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखती है। बल्कि आप न सिर्फ किताब खरीद लाए हैं बल्कि मोमबत्ती का भी इंतज़ाम कर लिया है। मेरे आखिरी सवालिया जुमले ने उसे बिलबिला कर रख दिया और वो झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोला, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कोई किताब खरीदी है और ना ही इस किस्म की कोई मश्क कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि मैं गवाह से जो कुछ पूछना चाहता हूँ वो ज़ेर समाअत केस से मुतालिक नहीं? मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होगा। ये फतवा आपने किस बुनियाद पर जारी किया है? यह आपकी हमेशा से आदत रही है कि? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील इस्तगासा की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने एहतिजाजी लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त एक बेबुनियाद इशू खड़ा करके पिछले 10 मिनट से मौजूद अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए पूछा, आपके पास बेग साहब के सवालात के ठोस जवाबात हैं? यकीनन इसके पास मज़कूरा जवाबात नहीं थे, लिहाजा वो खामोश हो गया। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैंने फातिहाना अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। अमीनुद्दीन साहब, मुझे अपना सवाल दोहराना पड़ेगा या आपके जहन में है अभी तक कि मैंने आपसे क्या पूछा था? आप सवाल दोहरा दें तो मेहरबानी होगी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है जनाब, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने मायना ख़ैज़ अंदाज में कहा और फिर गवाह से पूछा, अमीनुद्दीन साहब, क्या ये सही है कि आजकल आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं और मार्केट में एक बिल्डर के तौर पर मशहूर हैं? जी हाँ, ये दुरुस्त है। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मैं छोटे मोटे तामीराती ठेके पकड़ता हूँ और 2-3 मंजिला घर,
200 से लेकर 600 गज तक के बंगले और इसी हुजूम के दीगर तामीराती काम, और जाहिर है जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो बिल्डर ही कहलाऊँगा। मुझे आपके बिल्डर होने पर कोई एतराज़ नहीं। ये सवाल तो मैंने किसी और मकसद से पूछा है। किस मकसद से? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने उसके सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा और तेज लहजे में कहा, क्या ये भी दुरुस्त है कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार में कदम रखने से पहले आप मुलजिम के साथ गारमेंट्स का कारोबार कर रहे थे? मैं दरअसल एक मखसूस अंदाज में अमीनुद्दीन पर काम कर रहा था और उसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात में उलझाकर ऐसे पॉइंट्स जमा कर रहा था जिनके इस्तेमाल से आखिर में मैं इसे क्लीन बोल्ड कर सकूं। मुझे अपने इस मकसद में उसी वक्त कामयाबी मिल सकती थी जब मैं उसके जहन को मुतज़ाद और मुख्तलिफ ज़ावियों पर दौड़ा कर उसे झुंझलाहट और खौफ में मुब्तला कर दूं, और मैं ऐसा ही कर रहा था। जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। और फिर गारमेंट्स के कारोबार का ये तजर्बा खासा तल्ख साबित हुआ था। तल्ख? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। आपके लिए या मुलजिम के लिए? जाहिर है मेरे लिए, वो नागवारी से बोला। तभी तो मैं इस बिजनेस से अलग हो गया था। जबकि मुलजिम का मौक़िफ़ आपके बरक्स है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके मुताबिक आप बिजनेस के हिसाबात में बड़ी गड़बड़ करके गबन के मुर्तकिब हो रहे थे। जब मुलजिम ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप इसके दुश्मन हो गए। आप नहीं बल्कि मुलजिम गारमेंट्स के बिजनेस में आपसे अलग हो गया और उसने ऑयल एंड घी मिल की मुलाजमत कर ली, जबकि आप कुछ अर्से तक गारमेंट्स के कारोबार अकेले ही चलाते रहे थे और फिर समेट समाट कर कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। मुलजिम को तो हमेशा से झूठ बोलने की आदत है। वो कंधे उचकाते हुए बड़ी ढिठाई से बोला। अब मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? अमीनुद्दीन साहब, मायूसी गुनाह है। आप दिल छोटा ना करें। आप और मैं मिलकर कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि झूठे पर खुदा की लानत। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ाविया सवालात को तब्दील कर दिया। अमीनुद्दीन, क्या ये सही है कि जब वक़्वा के रोज़ मुलजिम घर पहुंचा तो आप पहले से उसके घर में मौजूद थे? आपको देखकर इसका मूड ऑफ हो गया। आपकी वजह से मियाँ बीवी में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिम घर से निकल गया और आप वहीं बैठे रहे। ये बिल्कुल गलत है जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं लगभग 10 बजे रात लुबना के घर पहुंचा था, और वो भी एक ज़रूरी काम से, वरना मैंने मुलजिम की वजह से इनके घर आना जाना तर्क कर दिया था। बहरहाल वो रुका और फिर बोला, जब रात 10 बजे के करीब मैं मुलजिम के फ्लैट पर पहुंचा तो उसी वक्त ये अपने फ्लैट से निकला था, और वो भी बड़ी अफरा तफरी के आलम में। मेरे दिमाग में खटका हुआ कि कहीं कोई संगीन गड़बड़ हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मुलजिम की मुझ पर नज़र नहीं पड़ी थी। मैं जल्दी से फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। मैंने बेल बजाने या दस्तक देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि फ्लैट के अंदर खैरियत नहीं है, और वाकई खैरियत नहीं थी। इस जालिम इंसान ने, इसने एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मेरे मौक्किल की जानिब इशारा किया और नफरत भरे लहजे में बोला, इस शैतान ने मेरी अकलौती बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं गवाह के जज्बाती मकालमात से ज़रा मुतासिर न हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में सवाल किया, अमीनुद्दीन साहब, इस तगाज़ा के मुताबिक आप इस वाक़ये के ऐनी शाहिद हैं। आपने अपनी आंखों से देखा था कि मुलजिम ने अपनी बीवी को गैलरी में से धक्का देकर नीचे गिराया था, लेकिन अभी आप जो कुछ बता रहे हैं इससे तो आपको ऐनी शाहिद के मर्तबे पर फाइज नहीं किया जा सकता। ये कैसा तज़ाद है? मैंने अभी जो कुछ बताया है वही बयान पुलिस को भी दिया था। वो सिट पिटाए हुए अंदाज में बोला, जब एक घर में 2 अफराद मौजूद हों, इनमें से एक अफरा तफरी के आलम में घर से बाहर निकले और दूसरे के बारे में पता चले कि वो गैलरी में से नीचे गिरकर हलाक हो चुका है, तो उसका वाज़ेह मतलब यही होता है कि फरार होने वाले शख्स ने दूसरे को धक्का देकर नीचे गिराया होगा। अगर आपके इस किस्म के ऊट पटांग बयान पर पुलिस ने आपको ऐनी शाहिद का टाइटल दिया है तो मैं इस तगाज़ा की अकल पर सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी सोच बीमार और ख्यालात खासे नामाकूल हैं। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो घूर कर मुझे देखने लगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा कि अमीनुद्दीन साहब, जब एक शख्स अफरा तफरी के आलम में फ्लैट से निकलकर नीचे की जानिब भागता है तो बकौले आपके, और फिर पता चलता है कि दूसरा शख्स इसी फ्लैट की गैलरी में से गिरकर मौत के मुंह में जा चुका है, बकौले आपके, तो इसका सबसे ज़्यादा माकूल मतलब ये निकलता है कि फरीक सानी किसी हादसे के बायस फ्लैट की गैलरी से नीचे गिर गया है, या ये कि फरीक सानी ने अपनी जान लेने के लिए अस खुद गैलरी से छलांग लगाई है मेरे मुताबिक, और फरीक अव्वल अफरा तफरी के आलम में भागकर नीचे गया है ताकि फरीक सानी की खबरगिरी कर सके कि वो चौथे फ्लोर से पुख्ता सड़क पर पहुंचने के बाद जिंदा भी बचा है या नहीं। अगर
आपकी थ्योरी को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर मुलजिम को सड़क पर मौजूद होना चाहिए था। वो हिम्मत पकड़कर तंजिया लहजे में बोला, जबकि वो तो चुपके से अपनी गाड़ी में बैठकर मुजरिमों की तरह जाए बकुआ से फरार हो गया था। मैंने चुपती हुई नज़र से इस्तगासा के गवाह अमीनुद्दीन को देखा और तमस्खुराना अंदाज में कहा, अमीनुद्दीन, लगता है कि आप अभी तक गैर महज़िब दुनिया के किसी तारीक गोशे में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से एक किरण भी आपकी रिहाइशगाह तक नहीं पहुँची। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, यूँ घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं? जब इंसान का दिमाग बल्कि नीयत घूमी हुई हो तो इसे सीधी बात भी उल्टी ही महसूस होती है। मैं तो जनाब की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा था कि अब तक की अदालती कार्रवाई से यह हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि मेरा मुवक्किल बकुआ की रात ठीक 9 बजे अपने घर से रवाना हो गया था और 9:30 बजे से रात 12 बजे तक का वक्त उसने ब्रूस ली की फिल्म इंटर द ड्रैगन देखते हुए बंदर रोड के एक सिनेमा में गुजारा था। वो 10 और 11 बजे के दरमियान अपनी बीवी को फ्लैट की गैलरी में से धक्का दे ही नहीं सकता था। बीवी की गैर तबई मौत में सरासर उसका नुकसान था। वो किसी भी कीमत पर लुबना का कातिल नहीं है। जब आप अपनी वकालत के जोर पर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर चुके हैं तो फिर ये कार्रवाई किस सिलसिले में है? उसके इस्तफसार में तंज की काट थी। मैंने भी इसी टोन में जवाब दिया, अमीनुद्दीन, मैंने अपनी वकालत के जोर पर नहीं बल्कि ठोस सबूत और शवाहिद फराहम करके अपने मुवक्किल को अदालत की नज़र में बेकसूर साबित करने की कोशिश की है। और जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है तो समझ लें कि यह अदालती कार्रवाई असल मुजरिम तक रसाई हासिल करने के लिए जारी है। असल मुजरिम? आप किसको असल मुजरिम समझते हैं? आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं अमीनुद्दीन? मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या ये सच है कि मुलजिम के फ्लैट की गैलरी में नस्ब आहिनी ग्रिल और रेलिंग आपने निकलवा कर कहीं मरम्मत के लिए दे दी थी? मैंने पिछले आधे घंटे में अमीनुद्दीन को शिकार करने के लिए उसके इर्द गिर्द सवाल और जवाब का जो नादीदा जाल फैलाया था, इसे धीरे धीरे समेटने का वक्त आ गया था और मैं यही कर रहा था। गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ये सच है। क्यों? मैंने पूछा। क्यों का क्या सवाल? वो बिफरे हुए अंदाज में बोला, रेलिंग को मरम्मत की ज़रूरत थी इसलिए। आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में घुसे हुए हैं और बड़े फ़ख्र से खुद को बिल्डर भी कहलवाते हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, आपके एक इशारे पर 10 वेल्डिंग प्लांट और सैकड़ों काम करने वाले मुलजिम के फ्लैट पर पहुंच जाते। वो ग्रिल एंड रेलिंग की मरम्मत और तनसीब को चुटकियों में निपटा देते। फिर आपने दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मेरी मर्जी। वो बरहमी से बोला, आपको क्या तकलीफ? कहीं इसलिए तो नहीं? मैंने इसकी बरहमी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा कि लुबना को नीचे गिरने या नीचे गिराने में किसी दुश्वारी का सामना न हो। आपको जो जी चाहे समझते रहें। इसकी बरहमी में गुस्सा भी शामिल हो गया। मैंने अपने अंदाज में एक हंगामी तब्दीली की और हमदर्दी भरे नर्म लहजे में कहा, अमीनुद्दीन, क्या ये दुरुस्त है कि पिछले 1-2 साल से मुलजिम गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया था? लुबना को उसकी बेवफाई का इल्म था और वह दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। अमीनुद्दीन ने बेयकीनी से मुझे देखा। मेरा हमदर्दाना अंदाज इसे हजम नहीं हो सका था, ताहम कोई मुनफरिद रद्द अमल जाहिर करने के बजाय उसने मोतदिल लहजे में जवाब दिया, हाँ ये दुरुस्त है। मेरे सुनने में यह भी आया है कि मुलजिम ने चंद आबरू बाख्ता औरतों से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। मैंने कबूतर पकड़ने के लिए मोहतात अंदाज में एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश थी। मुझे लुबना के दुख का बड़ी शिद्दत से एहसास था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस जालिम इंसान ने अपने घर में मेरी आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी थी। आप बहुत कुछ कर सकते थे अमीनुद्दीन, बहुत कुछ, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया और मियाँ बीवी को लड़ते झगड़ने के लिए छोड़ दिया। इनके बीच लड़ाई झगड़ा इस वक्त उरूज पर पहुंच गया था जब लुबना को ये पता चला कि मुलजिम किसी मालदार बेवा से शादी करने वाला है। वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका था। इसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं कदम कदम इसे चलाते हुए कौन से गड्ढे के किनारे ले आया हूँ। गालिबन उस मालदार बेवा का नाम सुमेरा था। मैंने चुटकी ली। गालिबन नहीं, यकीनन, वो एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोला। मैंने इस औरत के बारे में अच्छी खासी मालूमात भी हासिल कर ली थी। कुछ फ़ायदा नहीं अमीनुद्दीन साहब, मैंने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। आपने मालूमात जमा करने में वक्त बर्बाद कर दिया और अपने फ़र्ज से गाफिल रहे। मैं अपने फ़र्ज से गाफिल रहा? क्या मतलब? वो हैरत भरे लहजे में बोला। अमीनुद्दीन, मैं अपनी ही धुन में बोलता चला गया। आप इन दोनों से बड़े थे, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। आपका फ़र्ज बनता था कि बैठकर इन्हें समझाते।
आप अगर इन्हें तरीके सलीके से समझाते तो यकीनन ये लोग लड़ाई झगड़े से बाज आ जाते। मैंने इन्हें समझाया और बहुत समझाया, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह अड़ियल टट्टू के माने डटे रहे। कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अमीनुद्दीन, मैंने नादीदा जाल को एक खतरनाक फंदे की सूरत इस्तगासा के गवाह की गर्दन के गिर्द कसते हुए कहा, आपने ढंग से मेहनत की ही नहीं, वरना ये मामला यहाँ तक न बढ़ता। वकुआ के रोज भी इन दोनों में शदीद नोयत का फड्डा हुआ था और आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अगर आप इन दोनों को समझा बुझाकर ठंडा कर देते तो मुलजिम रूठ कर पिक्चर देखने न चला जाता। और आप यकीन जाने वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मैंने इन्हें इस रात भी बहुत समझाया था, लेकिन वो बोलते बोलते एकदम रुक गया और परेशान नज़र से वकील इस्तगासा को तकने लगा। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए फातिहाना अंदाज में कहा। द डर्टी गेम इज़ ओवर। उसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मौक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया। वो केस अमीनुद्दीन के इस बयान पर उस्तवार था कि वकुआ के रोज़ जब 10 बजे वो किसी ज़रूरी काम से लुबना से मिलने आया तो उसने हसन निज़ामी को अफरा तफरी के आलम में वहाँ से फरार होते देखा था। इसी बयान की बदौलत इस्तगासा ने अमीनुद्दीन को आई विटनेस का मर्तबा अता कर दिया था। लेकिन जब मेरे फैलाए हुए जाल का घेरा तंग हुआ तो उसने बेख्याली में उगल दिया कि जब मुलजिम और उसकी बीवी में झगड़ा हो रहा था तो वो इनके घर में मौजूद था और उसने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। बकौले उसके, यानी वो अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर रहा था कि वकुआ की रात 7 और 9 बजे के दरमियान वो हसन कमाल के फ्लैट में मौजूद था। अदालत के लिए बस इतना ही इशारा काफ़ी था। अहकाम अदालत पर गवाह की दरोगोई को देखते हुए जब पुलिस ने इसे शामिल तफ्तीश किया तो उसने बड़ी शराफत के साथ अगले पिछले सारे इकरार भी कर लिए, जिनमें इकरार आज़म ये ठहरा कि अमीनुद्दीन ने हसन निज़ामी की दुश्मनी और दौलत के लालच में अपनी सगी बहन लुबना को मौत के घाट उतारा था। इस कमबख्त को किसी तरह ये भनक मिल गई थी कि इन मियाँ बीवी में कोई ऐसा तहरीरी मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक लुबना की गैर तबई मौत वाक़ होने की सूरत में उसका तरका हसन निज़ामी को नहीं मिल सकेगा। लेकिन वो बदबख्त ये नहीं जानता था कि मुआहदे की एक शिक ये भी है कि ऐसी सूरत में हसन निज़ामी तो जायदाद से महरूम रहेगा ही, उसके साथ ही मज़कूरा प्रॉपर्टी एक फलाही इदारे की मिल्कियत हो जाएगी। अमीनुद्दीन ने वो एग्रीमेंट देखने के लिए लुबना पर बहुत ज़ोर डाला था, लेकिन लुबना ने वादा खिलाफ़ी नहीं की। अमीनुद्दीन ने अंधेरे में रहते हुए अपनी सगी बहन को दौलत और जायदाद के लिए कत्ल कर डाला और बिलाखिर खुद भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अमीनुद्दीन ने लुबना को गैलरी से नीचे कैसे गिराया था, क्योंकि इरफान के बयान के मुताबिक जब उसकी वालदा लुबना गैलरी से नीचे गिर रही थी तो इसे गैलरी में कोई भी जी रूह नज़र नहीं आया था। जब ही वो इस बात पर डटा हुआ था कि ये एक इत्तेफाकी हादसा है और उसकी वालदा को हसन निज़ामी ने धक्का नहीं दिया। पुलिस कस्टडी में इकबाल जुर्म करते हुए अमीनुद्दीन ने वारदात के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया था कि उसने एक ख़ास मंसूबे के तहत गैलरी की रेलिंग नुमा ग्रिल बनवाई थी। वो मौके की ताक में था और मौका इसे वकुआ की रात मिल गया। पुलिस कस्टडी में इकबाल जुर्म करते हुए अमीनुद्दीन ने वारदात के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया था कि उसने एक ख़ास मंसूबे के तहत गैलरी की रेलिंग नुमा ग्रिल हटवाई थी। बस वो मौके की ताक में था और ये मौका उसे वकुआ की रात मिल गया। वो जब भी बहन से मिलने आता उसके फ्लैट पर तो उसकी जेब में स्याह रबर का एक मोटा ताज़ा चूहा मौजूद होता था। ऐसा वो उस वक्त से कर रहा था जब से उसके जहन ने मंसूबा बंदी की थी। वकुआ की रात जब मुलजिम को घर से रवाना हुए कोई घंटा भर गुजर गया तो अमीनुद्दीन ने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। उस वक्त वो लुबना के साथ इसी बेडरूम में बैठा हुआ था जिसकी गैलरी की रेलिंग और ग्रिल वगैरह निकाली जा चुकी थी। उसने एकदम संजीदा होते हुए लुबना से कहा, मैंने हसन की आवाज़ सुनी है, शायद वो तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लुबना हैरत से अपने भाईजान को देखते हुए बोली, आवाज़ उधर से आई है। अमीनुद्दीन ने बेडरूम के उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसकी दूसरी तरफ गैलरी थी। देख तो लो वो कह क्या रहा है। लेकिन भाईजान वो यूं नीचे सड़क पर खड़े होकर मुझे क्यों आवाज़ देगा? लुबना ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप कहते हैं तो मैं झांक कर देख लेती हूँ। जितनी देर में लुबना गैलरी में पहुंचकर नीचे झांक कर देखती, अमीनुद्दीन अपनी जेब में से रबर का वो स्याह मोटा ताज़ा चूहा निकाल चुका था।
मज़कूरा चूहा उसके हाथों में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था। लुबना ने नीचे झांक कर देखा और वहीं पर झुके झुके बोली, सड़क पर तो हसन कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है आपको मुगालता हुआ है। पगली, मुझे मुगालता नहीं हुआ, अमीनुद्दीन ने गहरी संजीदगी से कहा। ये देखो। लुबना ने बेसाख्ता गर्दन घुमाई और अपने भाईजान के हाथों में सुर्ख आंखों वाले एक सेहतमंद स्याह चूहे को देखकर शुजर रह गई। अगले ही लम्हे अमीनुद्दीन ने अपने हाथों को कुछ ऐसे अंदाज में हरकत दी जैसे वो नाम नेहाद चूहा उसकी तरफ उछाल रहा हो। इस सूरत हाल ने लुबना की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर दी। वो खुद को बचाने की कोशिश में एक फितरी रद्द-ए-अमल के तहत उछली। ये उछलना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि इस एक गैर इरादी हरकत ने उसे चौथे फ्लोर की गैलरी में से नीचे पुख्ता सड़क पर ला फेंका था। इरफान और उसके सर का ख्याल है कि हसन कमाल को मेरी वकालत ने बचा लिया था, मगर मैं कहता हूँ कि ये निज़ामी की सच्ची तौबा का समर था। आप क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के?